हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश की परिस्थितियां काफ़ी ख़राब हैं। लॉकडाउन है जिसकी वजह से सभी स्कूल और कॉलेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी डीएलएड की कक्षाएं जो है वो ऑनलाइन शुरू की गई हैं, जिसमें कि मैं सुदेश चौधरी आपको सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगी। आपका सिलेबस फर्स्ट चैप्टर से लेकर के अंत तक कंप्लीट कराऊंगी। तो आइए अब हम चलते हैं आपके सामाजिक विज्ञान डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की तरफ, जो है जिसमें कि आपको पता है जो आपका सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक आपका जो है हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री का सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं ऐतिहासिक तथ्य, जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। मैंने आपको कक्षा में भी समझाया था। इतिहास को जो है हम तीन अलग अलग भाषाओं में जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अंग्रेजी में हम जानते हैं कि इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं, और हिस्ट्री शब्द जो है वो यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से बना हुआ है, और हिस्टोरिया का अर्थ होता है जानना, ज्ञात करना या सत्यान्वेषण करना। वैसे ही हिंदी में हम देखेंगे, हिंदी में इतिहास का अर्थ होता है कि इस पृथ्वी पर भूतकाल में जो कुछ घटित हुआ है वह सभी कुछ इतिहास है। वैसे ही हम देखेंगे कि उर्दू में भी इतिहास के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है त्वारीख। त्वारीख शब्द जो है वो एक बहुवचन है और जिसका अर्थ होता है इतिहास, घटनाओं की तारीखों का संकलन है, लेकिन यह जो है सही नहीं माना जाता है। इस प्रकार मुख्य रूप से अगर हम कहें कि इतिहास का अर्थ क्या है तो वह है सार्वजनिक घटनाओं का लेखा जोखा रखना। ठीक है, आपने इतिहास का अर्थ जान लिया। इसके बाद है कि इतिहास के जनक कौन कहे जाते हैं। इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोट्स कहे जाते हैं। हेरोडोट्स जो थे वो यूनानी इतिहासकार थे और उन्होंने घटनाओं का जो संकलन था वो कथा कहानियों के आधार पर किया था, इसीलिए इनके इतिहास को कथात्मक इतिहास भी कहा जाता है। लेकिन हमारे इतिहास की वैज्ञानिक विधि का विकास करने वाले जो व्यक्ति थे वो जर्मनी के लियोपाल्ड वान रानके थे। इसका मतलब इतिहास की वैज्ञानिक विधि का विकास करने वाले कौन थे? लियोपाल्ड वान रानके। अब हम देखते हैं कि जो हमारे और भी कई सारे इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इतिहास की अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे कि एक इतिहासकार हुए हैं नेपोलियन। उन्होंने कहा था कि जो इतिहास है वो मनगढ़ंत कथा है। वैसे ही क्रोमवेल थे। क्रोमवेल ने माना कि इतिहास ईश्वर ने अपना प्रदर्शन इतिहास के माध्यम से किया है। जो हमारे भारतीय एक इतिहासकार रहे थे जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने माना कि इतिहास जो है वो राष्ट्र की स्मृति है। अब वैसे ही हमने देखा कि हमारे इतिहास की कई सारी डेफिनेशन जो है हमने पढ़ी। अब आते हैं हम कि इतिहास को पढ़ने के लाभ क्या हैं, यानी हम इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं, इसका मुख्य रीज़न क्या है। तो इतिहास जो है वो हमें हमारे वर्तमान को समझने में सहायता करता है, जो हमारे भूतकाल को जानने में बहुत ही सहायक है, जिससे कि हमें अपनी प्राचीन धरोहर का ज्ञान होता है। हमारे जो मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं उन जिज्ञासाओं की संतुष्टि करता है, हमारी मानसिक शक्तियों का विकास करता है, और मानव का विकास किस क्रम में हुआ, किस प्रकार से हुआ, इस क्रम को जानने में हमें जो है मदद करता है। तो ये होते हैं हमारे इतिहास को पढ़ने के लाभ। इसके अलावा है इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, यानी सोर्सेस क्या हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्यतः इतिहास को जानने के जो है वो दो सोर्सेस माने गए हैं। फर्स्ट है प्राइमरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी सोर्स, यानी प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर जाते हुए आपने देखा कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो उस एक्सीडेंट को आपने अपनी आंखों से देखा, वो एक्सीडेंट आपके सामने हुआ, तो आप उसके एक चश्मदीद गवाह हैं, तो आप एक तरह से प्राथमिक स्रोत माने जाएंगे।
ठीक है। तो लेकिन दूसरी जो हम समझते हैं द्वितीय स्रोत वो होते हैं, मान लीजिए आपने उसी एक्सीडेंट की पूरी कथा को किसी दूसरे व्यक्ति को बताया और उस व्यक्ति ने फिर तीसरे को बताया, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसी घटना का समुचित ज्ञान प्रदान करने के लिए जो सामग्री होती है वो स्रोत, साधन और साक्ष्य कही जाती है। इतिहास के यही जो दोनों स्रोत हैं इनको हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, जो हमारे हैं साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों और लेखकों द्वारा दिया गया विवरण। यानी कि यही प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत जो है प्राप्त करने के हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हम जो है साहित्य इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है साहित्यिक स्रोत। आपने देखा होगा जो साहित्य हैं वो 2 प्रकार से लिखे हुए होते हैं। पहले साहित्य ऐसे हैं जो कि धर्म पर आधारित हैं, जिनमें कि धर्म के आधार पर सारी बातें जो है बताई गई हैं, और दूसरे जो हमारे होते हैं यानी लौकिक जीवन को लेकर के जो लिखे जाते हैं। तो यही हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं वो 2 भागों में बट गए हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य के बारे में वर्णन करेंगे। जैसे कि हमारे जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जैसे कि धर्म पर आधारित बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। इनमें कि हमने देखा कि हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियाँ लिखी गई हैं, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। तो ये सभी हमारे जो है धार्मिक ग्रंथ कहे जाते हैं, यानी इनको हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है मानते हैं। दूसरे हमारे हैं धर्मोत्तर या लौकिक साहित्य, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो कि लौकिक जीवन पर आधारित है। जैसे कि आपने देखा बहुत सारे आप प्राचीन जो है साहित्य पढ़ते हैं जिनमें कि राजाओं महाराजाओं की कहानियाँ होती हैं, अनेक प्रकार के जो है जीवंत नाटक लिखे जाते हैं, बहुत सारे कविता लिखी जाती हैं, संग्रह लिखे गए हैं, व्याकरण लिखे गए हैं आदि। इन सारी चीज़ें जो हैं हमारी ये धर्मोत्तर या लौकिक साहित्य कहलाते हैं। इसमें कि हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि पतंजलि के महाभाष्य हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बाणभट्ट का हर्षचरित है, कलहन का राजतरंगिणी है, विल्हन का विक्रमांक देव चरित है, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है साहित्यिक स्रोत हैं, यानी साहित्यिक स्रोत जो है हमारे 2 प्रकार के हो गए, जो हमारे हो गए धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब हम चलते हैं पुरातात्विक स्रोतों की तरफ। तो पुरातात्विक स्रोत जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जो कि हमारे सामने बिल्कुल प्रस्तुत होते हैं, एज इट हम उनको देख पाते हैं। जैसे आपने देखा बहुत सारी ऐसी हमारे सामने प्राचीन स्मारक हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं, या फिर आप देखते हैं कि कहीं पर कोई खुदाई हुई है, उस खुदाई में बहुत सारे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, जीवाश्म आदि बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो ये सारे हमारे यानी प्राचीन काल की जो वस्तुएं हैं, बहुत पहले जो बनी हुई हैं, वो सारी वस्तुएं जो हमें प्राप्त होती हैं वो सारी हमारी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कि दोनों चीज़ों को हमने पढ़ लिया। अब इसी से रिलेटेड पुरातात्विक स्रोत से ही रिलेटेड एक और चीज़ आती है, पुरातत्व विज्ञान। यानी पुरातत्व विज्ञान क्या होता है? वह विज्ञान जो पुरातत्व सामग्री की खुदाई करके उसका अध्ययन करता है, वह अतीत की मानव सभ्यता पर प्रकाश डालता है, उसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है आपका पुरातत्व वेता। यानी पुरातत्व वेता कौन होता है? यानी वह व्यक्ति जो कि पुरातत्व सामग्री का अध्ययन करता है, यानी वह विद्वान जो कि पुरातत्व सामग्री का अध्ययन करके यह बताता है कि यह सामग्री किस काल की है, किस समय में बनी थी, किन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था, वह व्यक्ति कहलाता है आपका पुरातत्व वेता। इसके बाद आते हैं हम आपके तीसरे स्रोत की तरफ, जो है कि विदेशी यात्रियों और लेखकों द्वारा दिया गया विवरण। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे यात्री आए थे। कुछ यात्री यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे, अलग अलग देशों से वो आते थे। तो वो लोग हमारे देश की सभ्यता से बहुत प्रभावित होते थे और उसी से प्रभावित होकर के उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, ऐसे किताबें लिखी जिनमें कि हमारे देश की सारी परंपरा, संस्कृति आदि का जो है वर्णन
उन्होंने किया था। उन्हीं में से जो है एक था आपका मेगस्थनीज, फाहान, मेनसांग जो कि चीनी यात्री था। तो ऐसे लोग जिन्होंने कि हमारे देश की प्राचीन संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, तो ये सारे हमारे विदेशी यात्रियों और लेखकों द्वारा दिए गए विवरण कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ें बहुत प्राचीन हैं, बहुत समय पहले हमें जो है प्राप्त हुई थी। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है तिथियों का निर्धारण और कालों का निर्धारण किस प्रकार से होता था, तो इसी बात में जानने के लिए हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी कि तिथियों का निर्धारण कैसे किया जाए। तो तिथि निर्धारण की पद्धतियाँ क्या हैं या काल निर्धारण की पद्धतियाँ क्या हैं। 40,000 वर्षों के विभिन्न युगों के तिथि निर्धारण के लिए C14 तिथि निर्धारण या रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। ये था 40,000 वर्षों के विभिन्न युगों के लिए। ठीक है, अब है 40,000 वर्षों से भी अधिक की जानकारी के लिए जो है पोटेशियम ऑर्गन विधि तथा यूरेनियम लेड विधि का उपयोग किया जाता है। यानी 40,000 वर्षों के युगों के लिए तो C14 तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहाँ पर 40,000 वर्षों से भी अधिक की जानकारी हमें प्राप्त करनी है, वहाँ पर पोटेशियम ऑर्गन विधि और यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः जो काल निर्धारण की विधियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है सापेक्ष विधि और दूसरी है निरपेक्ष विधि। ठीक है, समय निर्धारण के लिए दुनिया भर में जो अपनाया जाता है, जो हम मुख्य रूप से आज देखते हैं, वो प्रमुख वैज्ञानिक कैलेंडर है भारत के प्राचीन वैदिक ऋषियों की पद्धति। यानी पूरे देश में जो है हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों की पद्धति को अपनाया जाता रहा है। इसी पद्धति को ईरानी, यूनानियों, अरब व मिस्र के वासियों ने भी अपनाया था। लेकिन इन्हीं सभी कैलेंडरों को हटाकर आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रथम माह जो है वो जनवरी और अंतिम माह जो है वो दिसंबर होता है। परमाणु समय की सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई है। जीवाश्मों की आयु की गणना के लिए रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग होता है। जो वृक्ष वलय पद्धति है, मैंने आपको बताया था वृक्ष वलय पद्धति होती है कि किसी पेड़ के तने को काट कर उसके अंदर के वलयों को गिन कर के वृक्ष की आयु की गणना की जाती है। तो इसी गणना करने को जो है वृक्ष वलय पद्धति कहा जाता है और यह भी रेडियो कार्बन विधि मानी जाती है। आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय में सारे विश्व में एक ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है प्रयोग किया जा रहा है। यह एक इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। अब इस कैलेंडर को जो है देखते हैं कि आप पूरी दुनिया में आज के समय में जो अपनाया जा रहा है, जिसके आधार पर आप आज के समय में तिथि निर्धारण करते हैं, इसी को जो है हम मानते हैं कि ये कौन सा कैलेंडर है जिसमें कि ईसवी के बाद से जो है वो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उस जन्म की तिथि को ईसवी का प्रथम दिन माना गया था। उसी के आधार पर इस कैलेंडर की रचना हुई थी। अब इससे पहले का जो समय आता है हमारा, वो क्या कहा जाता है, BC कहा जाता है, यानी बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, और ईसवी से जो आगे हम सन शुरू करते हैं, यानी हमारा ईसवी 1, ईसवी 2, ईसवी 3, इस तरह से जब हम चलते हैं तो ये आफ्टर क्रिस्ट कहा जाता है। यानी घटते क्रम को हम BC यानी कि पीछे की तरफ जाते जाएंगे और बढ़ते क्रम में हम जो है AC यानी कि आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। यानी जब हम ईसवी का निर्धारण करते हैं तो हम मानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से इतने समय पहले, या फिर हम जब ईसवी में चलते हैं तो हम मानते हैं कि इस ईसवी में, ठीक है, आपको समझ आया। तो इसमें एक शताब्दी जो है वो 100 वर्षों की अवधि होती है और 1000 वर्ष की अवधि को सहस्त्राब्दी कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने देखा है कि भारतीय परंपरा में विक्रमी संवत जो है वो चलती है। अब विक्रमी संवत जो है वो ईसवी से 57 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। इसीलिए इसमें जब हम ईसवी में इसकी बात करते हैं तो इसमें 57 हम जोड़ देते हैं। यानी कि जहाँ पर हम पहली ईसवी की बात करेंगे तो उसमें हम 57 जोड़ देंगे, यानी कि ये समय जो है हमारा वो ईसवी शुरू होने से 57 वर्ष पहले शुरू हो गया था। दूसरा हमारा आता है शक संवत।
यानी ईसवी के प्रारंभ से 78 वर्ष के बाद, यानी जब ईसवी शुरू हुई उसके 78 वर्ष पश्चात जो है हमारी ये शक संवत जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा एक चैप्टर जिसमें कि हमने आज जाना कि इतिहास जो है वो क्या है, इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं, इतिहास को पढ़ने के लाभ क्या हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका तिथि निर्धारण की पद्धतियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हमने जो है इसमें पढ़ा है। अब मुख्य मैं आपको एक जो है होमवर्क देना चाहूँगी, जो है काल निर्धारण की विधियाँ, जिनको कि दो भागों में बांटा गया है, सापेक्ष विधि और निरपेक्ष विधि। इन दोनों विधियों को आप जो है डिटेल में पढ़ करके मुझे बताएंगे कि सापेक्ष विधियाँ कौन कौन सी होती हैं और निरपेक्ष विधियाँ कौन सी होती हैं। तो ये था आपका आज का जो है इतिहास का पहला चैप्टर, जो कि ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप इसके बारे में कुछ भी आपको और जानना है, कुछ भी आपको और पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।